अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके होस्ट आमिसा फातिमा आपके लिए नावल लेकर आई हैं। तेरी राहों में रोमांटिक नावल, टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आखिरकार पूरे 30 मिनट के जानलेवा अजाब के बाद आयला को वापस बाहर लाया गया। आई एम रियली MRI मशीन से बाहर निकलते ही आयला ने सबसे पहले जियान का नाम पुकारा था, जिसे सुनते ही कुछ फासले पर खड़े जियान हैदर ने बिना एक सेकंड की देर किए आंखें खोलने से पहले उसका हाथ थाम लिया था। वहां खड़े डॉक्टर्स इस कपल की इतनी मोहब्बत पर मुस्कुराए बिना न रह सके थे। जियान आयला को बहुत नरमी से अपनी बाहों में उठाते उसके रूम से उसकी जानिब ले आया था। देखो कितनी जल्दी और आराम से ये टेस्ट हो गया, तुम इतना ही डर रही थी, अब देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीर, थैंक यू सो मच। आयला की बात पर जियान ने सवालिया नज़र से उसे घूरते पूछा। मीर, मैंने इस मशीन के अंदर जाते ही तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया था और मैं तुम्हारे ख्यालों में इस कदर खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये टाइम कैसे गुजर गया। जियान के होंठों पर आयला की बात सुनकर एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। लव यू सो मच माई लव। आयला की मासूमियत से कही गई बात जियान के दिल को छू गई थी, जिस पर जियान ने झुककर उसके माथा चूम लिया था। उसी लम्हे दूरनाक हुआ था और फिर जियान के बस बोलते ही फारे के पीछे बाकी सब भी अंदर दाखिल हुए थे। गर्देजी विला से अभी तक कोई नहीं आया था। एहतशाम ने कॉल करके जियान को मिन्हा की गुमशुदगी का बता दिया था। जियान ने आयला की कितनी बार मिन्हा के न आने की वजह पूछा था, मगर जियान ने उसे असल वजह नहीं बताई थी। वो आयला को सर्जरी से पहले किसी किस्म की कोई भी जेनी टेंशन नहीं देना चाहता था। भाई हमें भी तो थोड़ा सा टाइम दे दो हमारी भाभी के साथ स्पेंड करने का। तुमने तो बिल्कुल ही मेरी दोस्त को पर अपना कब्जा जमा लिया है, फारिया ने जियान को तंग करते हुए शरारत से बोला था और फिर आते ही छेड़ते हुए बोली थी। और इसकी बात पर जियान समेत मौजूद सब अफराद के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुझे सर्जरी से पहले अपनी बीवी को तुम जैसी खौफनाक चीज़ों से दूर रखना है। जियान के जवाब पर फारिया की अपनी हंसी निकल गई थी, मगर उसके बावजूद उसने जियान को मसनूई घूरी से नवाजा था। इकराम साहब के कुछ फासले पर खड़े अपनी बेटी की जानिब देखते उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ गोते जियान और फारिया की बातों पर मुस्कुराते आयला की नज़र इकराम साहब पर पड़ी थी और हमेशा की तरह आज भी उसके दिल में ये हसरत ही रही थी कि उसके डैड उसके पास आकर उसका माथा चूमकर उसे हौसला देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन दिलाएंगे। मगर हमेशा की तरह इस बार भी उसके दिल की बात नहीं समझ पाए थे। दूर रहो मुझसे। खबरदार करीब आने की कोशिश भी की तो मिन्हा रफ़ीक न्याजी को अपने करीब आता देख कर वार्न देते पीछे की जानिब हटी थी। हा मिसिस हशाम गर्देजी, इतनी हिम्मत है अगर तो रोक के तो दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी इस कदर बहादुरी और रीदा दिलेरी पर। रफ़ीक न्याजी उसे मुकम्मल तौर पर धमका चुका था और उसे हरासा भी कर चुका था। रफ़ीक न्याजी कहकर लगाते मिन्हा की गलाई अपनी वहशियाना गिरफ्त में लेते उसे खींचते हुए कैमरे के पास लेके गया था। बयान दे इस पे कि जो कहा है मैंने तुझसे बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ तेरा ये नाटक। रफ़ीक न्याजी ने जिस पूरी तरह से मिन्हा की कलाई को दबोचा हुआ था, उसे महसूस हुआ था जैसे उसकी कलाई टूट चुकी हो। वो मर के भी निकाह पर निकाह वाला इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती थी। इसी लम्हे मिन्हा के दिल ने शिद्दत से शाम को पुकारा था, जो उसका मजाजी खुदा होने के साथ साथ हमेशा उसका मुहाफिज रहा था। नहीं बोलूँगी, मज़ीद कोई झूठ बोलूँगी, पहले भी जो बोला था सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और बकवास था। मिन्हा ने उसकी बात के जवाब पर इतने ही ज़ोर से चीखते सामने कैमरे पर को लात रसीद करते दूर उछाल दिया था। मिन्हा की इस हरकत पर रफ़ीक न्याजी गुस्से से आग बगोला होते उससे पहले कि कोई घटिया हरकत करता बाहर से आती आवाज़ों और दरवाज़ा खोलकर भागकर आते अपने आदमी को देखकर कुछ गड़बड़ होने के एहसास से उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था, जो कि रफ़ीक न्याजी को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस चीज़ की तो वो तवक्को कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी सर SP हशाम गर्देजी ने भारी मिकदार में पुलिस रफरी के साथ यहाँ पर रेड कर दी है। बाहर मौजूद हमारे साथी आदमी मारे जा चुके हैं, वो लोग किसी भी लम्हे अंदर पहुंच सकते हैं। वो आदमी जिस तेज़ी से आया था अपनी बात ख़त्म करते उसी ही तेज़ी से वापस चला गया था। उसके बाद सुनते मिन्हा के साथ साथ फ़ायका भी पुरसुकून हुई थी। अगर हशाम गर्देजी यहाँ आ चुका था तो अब कोई भी उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता था। देख लो आ गया मेरा हीरो मुझे बचाने। अब तुम अपनी खैर मनाओ, औरतों के आगे तो अपनी मर्दानगी का जाम दिखाते हो बड़े उछल रहे थे ना। अब अगर हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखाओ। मिन्हा आंखों में
नफरत लिए रफ़ीक नियाज़ी के मकरूह चेहरे की जानिब देखती हुई ज़हर हुंदा लहजे में बोली थी, मुकाबिल चाहे न कर सकूं उससे, मगर तुम लोगों को तो उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगा। रफ़ीक नियाज़ी ने अपने आदमी को फ़ाइका को पिछले दरवाजे की तरफ से बाहर ले जाने का इशारा करते मिन्हा को काबू करना चाहता, मगर मिन्हा एक ज़ोरदार टांग उसके पेट पर रसीद करते अपनी कलाई उसके बाजू से छुड़वाती पीछे हटी थी। मिन्हा की हरकत पर कहर बरसाती नज़रों से उसकी जानिब देखते उससे भागने से पहले ही वो मिन्हा के सर पर अपनी राफल की पुश्त मारते उसे बेहोश कर चुका था। ज़मीन बोस हुई थी। यही वो लम्हा था जब हशाम ने वहाँ कदम रखा था और रफ़ीक नियाज़ी की हरकत उसके इश्ताल और गुस्से में मज़ीद इजाफा कर गई थी। हशाम ने फ़ाइका को लेकर पिछले गेट की जानिब बढ़ते शख्स को दोनों टांगों पर फायर करते उसे वही रोक दिया था। कमीने इंसान, मैंने कहा था ना कि तुमसे मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, मगर लगता है तुम्हें अपने कुछ दिनों की आज़ादी भी मंजूर नहीं थी। कानून तो तुम्हें सज़ा देगा ही सही, लेकिन इससे पहले जो इबरतनाक सज़ा मैं तुझे दूंगा वो आखिरी सांस तक तो नहीं भूलेगा। हशाम ने फ़रार होने की कोशिश करते रफ़ीक नियाज़ी को गिरबान से दबोचते एक ज़ोरदार पंच उसके मुँह पर रसीद किया था और उसका जबड़ा हिलाने के साथ साथ उसके आगे के 2 दांत भी हवा में उछालने का बाइस बने थे। इसके बाद तो हकीकत में हशाम रफ़ीक नियाज़ी पर कहर बनकर टूटा था और उसको पूरी तरह से पीटते लहूलुहान कर डाला था। जिस हाथ से रफ़ीक नियाज़ी ने उस मिन्हा पर वार किया था, अब वो हशाम के तशद्दुद के बाद बेजान हुआ होता था। उसके बावजूद भी लटक कर रह गया था और फ़ाइका ज़मीन पर गिरी मिन्हा के सर पर अपनी गोद में रखते उसका गाल थपथपाते होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हशाम ने निदामत के एहसास ने फ़ाइका के सर पर बिल्कुल झुक चुका था। वो हशाम से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। हशाम अच्छी तरह अपने अंदर की भड़ास निकालने के बाद उसे अपने पीछे मौजूद एहलकारों के हवाले करता फ़िक्रमंदी से बेसुध पड़ी मिन्हा की जानिब बढ़ा था। अल्लाह का शुक्र मनाओ तुम गर्देजी ख़ानदान की बेटी हो, वरना तुम्हारी इस हरकत के बाद जो मैं तुम्हारा हाल करता इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की जो तुमने कोशिश की, इसकी माफ़ी तो तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। हशाम मिन्हा को बहुत ही एहतियात से फ़ाइका की गिरफ्त से लेते उसको नफ़रत और हकारत अमेज़ नज़रों से देखते वहाँ से निकल गया था। आयला को ICU में ले जाया जा चुका था। ज़ियान दरवाजे के बाहर ही खड़ा बेचैनी से दरवाजे पर मौजूद छोटी सी खिड़की पर नज़र गाड़े हुए था। डॉक्टर के मुताबिक वो बरर रेंज सर्जरी के थ्रू आयला का ब्लड क्लॉट ख़त्म करने वाले थे, जिसमें एवरेज टाइम 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। ज़ियान काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद भी किसी से कुछ बोले हॉस्पिटल से निकल आया था और उसका रुख मस्जिद की जानिब था। वो अपनी आयला को अपने रब से मांगने जा रहा था। ज़ियान, आयला और सब घर वाले सब बहुत मजबूत बना रहा था। अपनी तकलीफ के सबके सामने बहुत मुश्किल से दिल के अंदर छुपा रखी थी, मगर उसका ज़ब्त उस वक्त टूटा था जब सर्जरी से पहले उससे कुछ पेपर साइन करवाए गए थे जिस पर लिखे गए लफ्ज़ पढ़ते ज़ियान को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा था कि आयला के पास सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। अगर सर्जरी के दौरान इसकी जान जाती है तो इसके अलावा कोई ज़हनी या जिस्मानी डिसेबिलिटी होती है। इसके ज़िम्मेदार डॉक्टर और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया नहीं होगी। पहले तो आयला के हवाले से इतनी संगदिली से लिखे गए अल्फाज देखकर ही ज़ियान डॉक्टर पर फट पड़ा था। सर्जरी से पहले ही आप लोग ये बकवास कैसे लिख सकते हैं? मगर ज़ियान के वहाँ मौजूद दोस्त और जो उसकी टीम मौजूद थे, समझाने पर जाकर ज़ियान कुछ नॉर्मल हुआ था और दिल पर हाथ रखते हुए उसने पत्थर रखते ही पेपर साइन कर लिए थे। ज़ियान मस्जिद में आकर आयला की सेहतयाबी के लिए अपने रब के आगे सजदा रेज़ होते रो पड़ा था और लड़की जिसके साथ उसकी कहानी नफ़रत से शुरू हुई थी, जिसे न जाने कितनी बार धुतकार रहा था, जो अब उसकी मोहब्बत में बहुत वक़्त तक तड़पती रही थी, आज मीर जान हैदर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार और तड़प रहा है। मैं गिरा बच्चों की तरह रो रहा था और फिर इसे किसी हाल में भी अपनी ज़िंदगी मीर की आयला से ही सलामत चाहिए थी। गर्देजी विला में हर शख्स मिन्हा और हशाम की सलामती के लिए दुआ गो था। सबकी नज़रें बेचैनी से फ़ोन पर टिकी हुई थी। शाइस्ता बेगम कदीर रोते रोते अपने बेटे के साथ साथ बहू की हरहरियत के लिए भी अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हुआ था, जो अपने बेटे की खुशी और सुकून का बाइस थी। घर का हर फर्द अपनी अपनी जगह खामोश और बहुत ही सोचों में घिरा हुआ था, जिनमें सबसे बड़ा सवाल मिन्हा का इस तरह से घर से बाहर निकलना था। मगर हर सोच को पस से पुश डाले सब लोग बस यही चाहते थे कि हशाम और मिन्हा से सलामत घर पहुंच जाएं। सायरा बेगम और वासी भी वहाँ मौजूद थे। सब मिन्हा की परेशानी में फ़ाइका की गैर मौजूदगी नोट ही नहीं कर पाए थे। सायरा बेगम के एक बार दो पूछने पर सबा ने फ़ाइका के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक झूठ बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऊपर रूम में आराम कर रही है। इसी झूठ की वजह से अब सबा दोहरी टेंशन का शिकार थी। वो कई बार उसका फ़ोन ट्राई कर चुके थे, मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वो उसकी झूठ में मारी ही ना जाए।
मुबारक हो सबको, हशाम और मीना भाभी दोनों बिल्कुल ठीक हैं और कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले हैं। वलीद ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते सबको जैसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी थी। वहाँ मौजूद हर चेहरे पर रौनक बिखर गई थी। कुछ ही देर बाद हशाम मिन्हा को बाहों में उठाए अंदर दाखिल हुआ था। सब लोग एक पल के लिए मिन्हा को बेहोश देखकर डर से गए थे, मगर हशाम उन सब को तसल्ली देता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। असल झटका तो सब घर वालों को हशाम के पीछे सर झुकाए अंदर दाखिल होती फायका को देखकर लगा था। फायका बेटा, क्या हुआ तुम्हें? सायरा बेगम अपनी बेटी को काबिल रहम हालत में देखकर आगे बढ़ी थी। उन्होंने फायका का हाथ थामना चाहा था, मगर वह सीधी उनके कदमों में जा गिरी थी। मम्मा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। अगर हशाम टाइम पर ना आते तो न जाने क्या होता। मैं इतनी घटिया कैसे हो सकती हूँ भला? मुझे घिन आ रही है अपने आप से। एक लड़की होकर मैं दूसरी लड़की के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ? फायका सायरा बेगम के कदमों में उठकर सलमान साहब के कदमों में गिरती फूट फूट कर रो दी थी। वो अपनी गलतियों और गुनाह की माफ़ी मांगे जा रही थी और सलमान और शाइस्ता बेगम और तो शायद सब देखकर हैरान थे कि ये कैसे? बेटा, ये क्या कर रही हो? आप ऊपर उठे और मेरी तरफ देखे। मुझे बताएं क्या किया आपने? सलमान साहब फायका को कंधों से थामकर अपने सामने खड़ा करते फिक्रमंदी से बोले थे। सब घर वाले फायका की हालत देखकर हैरान और परेशान थे। सलमान साहब के पूछने पर फायका ने रोते हुए आंसुओं के दरमियान सारी सच्चाई सब घर वालों के आगे रख दी। उसकी सारी बात सुनते जहाँ सलमान साहब उसके कंधों पर हाथ हटाते दूर हुए थे, वहीं सारा बेगम दुख और गुस्से और शर्मिंदगी के एहसास के तहत फायका की जानिब बढ़ी थी और बेदरपे थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया था। बेशरम लड़की, तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती अपनी माँ बाप की इज्जत का। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी तुम अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस हद तक गिर जाओ। इतने कौन से जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे तुम पर? तुम अपने सगे मामू का घर बर्बाद करने चली थी। तुमने जिसको मरवाना चाहता, जिसकी बीवी उसकी इज्जत को खराब करना चाहता, आज वही तुम्हारी इज्जत बचाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया है। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। शाइस्ता बेगम उसके ऊपर टूट पड़ी थी और उसने थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। फायका, सायरा बेगम का बस नहीं जा रहा था कि फायका को अपने हाथों से उसका गला दबा कर मार दिया, जिसने इन्हें के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। सब लोग कुछ बोले फायका पर तो हम अमेज़ नज़र डालते हैं शाम के रूम की जानिब बढ़ गए थे। मिन्हा ने होश में आते कसमसाकर आंखें खोल दी थी और उसका सर बुरी तरह से दुख रहा था। कुछ देर गायब दिमागी से इधर उधर का जायज़ा लेते आहिस्ता आहिस्ता मिन्हा के हवास बेदार हुए थे। मुकम्मल तौर पर होश में आती मिन्हा ने परेशानी के आलम में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। खुद को सही सलामत बेड पर हशाम के कमरे में ही लेटा पाकर मिन्हा ने बेताब नज़रों से हशाम को ढूंढना चाहा था, मगर वहाँ हशाम के अलावा सब घर वाले मौजूद थे। हशाम को वहाँ न पाकर मिन्हा की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था। इतना तो याद था कि हशाम वहाँ उन्हें बचाने के लिए आया था, तो अब कहाँ था वो? ठीक तो था भी कि नहीं? रफ़ीक नियाज़ी ने हशाम को नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? इस सोच में आते ही मिन्हा ने फ़ौरन अपनी जगह से उठना चाहा, मगर दिमाग में उठने वाली दर्द शदीद टीसों ने उसे उठने से नहीं दिया। बेटा, आप लेटे रहो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मिन्हा को अपनी जगह से उठने की कोशिश करते देखकर शाइस्ता बेगम और अंबर फ़ौरन उसके करीब आई थी। भाभी, आप आराम करें। आंटी, हशाम कहाँ हैं? वो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ उनको बुलवा दे। मिन्हा आंखों में भरते आंसू मुल्तजी लहजे में बोली थी। जब उसकी बात शाइस्ता बेगम फ़ौरन नज़रें चुरा गई थी। हशाम, मिन्हा बेटा आप आराम करो, आपको चोट लगी है, आपको आराम की ज़रूरत है। हशाम बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी जानिब से तसल्ली करके वो पूरी पुलिस स्टेशन गया है। शाइस्ता बेगम के बजाय सलीमान साहब निहायत ही नरमी से मिन्हा को उसकी बात का जवाब देते वहाँ से निकल गए थे। मिन्हा शाइस्ता बेगम का नज़रें चुराना महसूस कर चुकी थी, मगर बिना कोई सवाल किए उसने तकिए के सहारे उठकर बैठते भीगी आंखों के साथ सबके आगे हाथ जोड़ दिए। आंटी प्लीज़ सब लोग मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप सबके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, खुले दिल से कबूल किया और मैंने आप लोगों को बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मगर मैं मजबूर थी। मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां दी गई थी कि अगर मैंने हशाम या किसी को भी बताया तो हशाम समेत उनकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएँगे। मैं बहुत प्यार करती हूँ हशाम से और आप सब से। मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दें। मिन्हा ने सबसे माफ़ी मांगी और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोलती सबके दिलों में मौजूद मामूली सी बदगुमानी दूर कर गई थी। शाइस्ता बेगम ने उनके हाथ थामते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। आलिया बेगम भी उसका कंधा सहलाते पास खड़ी हुई थी। बेटा, हम सब समझ रहे हैं कि तुम उस वक्त कैसी सिचुएशन का शिकार थी। हम में से कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है, मगर मैं माँ होने की हैसियत से तुम्हें ये
समझाना चाहती हूँ कि आगे चाहे ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, अपने शौहर से कभी भी कुछ मत छुपाना, उसे कभी भी बेएतबार मत करना। तुम आज के वाक़ये के बाद तो इतना तो जान गई होगी कि हशाम इतनी बड़ी बात छुपाना तुम्हें कितने बड़े खतरे से दो चार कर सकता था। मुझे उम्मीद है इस वाक़ये से सबक सीखते तुम आगे ऐसी गलती नहीं दोहराओगी। आज शाम तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम पर भरोसा करता है, मगर इससे इतनी बड़ी बात छुपाकर बगैर बताए इतना बड़ा कदम उठाकर तुमने उसको बहुत ठेस पहुंचाई है। शाइस्ता बेगम की बात पर मिन्हा ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा था। मिन्हा शाम को यहाँ मौजूद न पाकर उनकी नाराज़गी समझ गई थी, मगर शाइस्ता बेगम की बातें उसे मज़ीद नदामत की जानिब धकेल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब कैसे हशाम की पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन शायद उसने अपनी इस हरकत से हशाम को भी उसके घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा और हर्ट कर दिया था। मिन्हा को तो इस वक्त भी हशाम की इतनी फराख दिली पर हैरत हो रही थी। कोई शख्स इतना अच्छा कैसे हो सकता था। मिन्हा की इतनी गलत हरकत के बावजूद भी उसे इतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ घर ले आया था। मिन्हा को तो लग रहा था कि वो इस हरकत के बाद भी शायद अब कभी मिन्हा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करे और हमेशा हमेशा के लिए खुद से जुदा ना कर दे। मगर खुद हशाम के कमरे में ना पाकर उसके दिमाग में बहुत सारे हादसे निकल चुके थे। क्या हशाम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्से में भी होंगे ना वो। शाइस्ता बेगम उससे प्यार करती मज़ीद कुछ बातें करके उसको आराम करने का कहती आलिया बेगम के साथ बाहर निकल आई थी। अब मिन्हा के पास सिर्फ हशाम की कज़न्स ही रह गई थी, इसलिए मिन्हा ने कब से होंठों में उमड़ आई बात आखिरकार पूछ ली थी। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इतने गुस्से में कि हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मगर गुस्से में होने के बावजूद भी आपकी बेहोशी से परेशान थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको कुछ देर में होश आ जाएगा, वो किसी काम का कहते फ़ौरन घर से निकल गए थे। हशाम भाई बिला वजह नाराज़ नहीं होते, अगर नाराज़ हो जाएं तो उनको मनाना बहुत मुश्किल है। रमशा मिन्हा को तफसील से जवाब देती बोली थी और साथ ही मिन्हा की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर गई थी। रमशा भाभी पहले ही परेशान है और तुम उन्हें मज़ीद डरा रही हो। भाभी हशाम भाई आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फिक्र मत करें, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगे आपसे। बिस्मा रिक्शा को रोकते हुए बोली थी जब कड़ी सबा सर झुकाए मिन्हा के पास आ बैठी थी। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने फ़ायका की मदद की थी। हशाम भाई के मोबाइल से आपका नंबर फ़ायका को मैंने ही चोरी करके दिया था, मगर कसम से मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करने वाली हैं। सबा की बात सुनते मिन्हा ने मुस्कुराते उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया था। सबा की बात से फ़ायका का ख्याल आते ही उसने सवालिया अंदाज में सबकी जानिब देखा था। फ़ायका ठीक है, वो भी तो वहाँ थी ना। मिन्हा ने एकदम से परेशानी में उसके बारे में सोचा और पूछना चाहा। फ़ायका की इतनी घटिया हरकत के बाद भी मिन्हा के लहजे में उसके लिए फ़िक्रमंदी देख रमशा अपनी भाभी की नरम दिली और पर मुस्कुरा दी थी कि इतनी अच्छी भाभी कैसे मिल सकती है उसे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके नसीब इतने अच्छे हैं कि उनको इतनी अच्छी भाभी मिल गई। हशाम भाई जैसे हशाम भाई हैं, हशाम भाई भी उसे भी पूरी हिफाजत के साथ ले आए थे। उसने अपना सारा कारनामा घर वालों के सामने सुनाकर माफ़ी मांगी थी, मगर घर वालों में से किसी ने उसे माफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि सायरा फूफो ने भी उसे माफ़ नहीं किया। ज़ोया लहजे में नफरत समाये हुए बोली थी, बुराई का जब हमेशा बुराई ही रहा था, लेकिन कभी भी गलत राह पर चलकर दूसरों को तकलीफ देकर कोई शख्स भी इतना अपने घिनौने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। बिल्कुल फ़ायका की तरह जो इंतकाम और जज्बात में आकर उठाए गए कदम के बाद भी अब कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। मिन्हा कुछ देर बाद उनसे बातें करती जब अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ। ओह नो, आज आयला की सर्जरी थी ना, इतनी अहम बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब तो उसकी सर्जरी स्टार्ट हो चुकी होगी और मैं मिल भी नहीं पाई। मिन्हा कंबल में अपने आप को ऊपर से हटाकर जल्दी से बेड से उतरी थी। मुझे अभी जाना है आयला के पास। मिन्हा एक बार फिर अपनी इतनी बड़ी गलती की पर खुद को कोसती और फिर उस पर पुकारती, उसकी सुनी अनसुनी करती रूम से बाहर निकल गई थी। मिन्हा के पाँव के साथ तो चूहे बांधे थे। ज़ियान को मस्जिद में बैठकर 6 घंटों से ऊपर हो चुके थे, मगर अभी तक हॉस्पिटल से फारिया हैदर साहब की कोई कॉल नहीं आई थी। ज़ियान का दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद उन में से किसी को कॉल करके पूछे। वो अभी इसी कश्मकश का शिकार था जब आधे घंटे बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन फारिया के नंबर से रोशन हुई थी। ज़ियान का दिल बुरी तरह धड़क होता था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया था और फारिया की रोती आवाज़ ज़ियान की रूह फना करने के लिए काफ़ी थी। फारिया, खुदा के लिए कोई बुरी खबर मत सुनाना। ज़ियान सख्ती से आंखें मूंदे फारिया से मुखातिब हुआ था। जब फारिया की दी जाने वाली खबर ज़ियान के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। ज़ियान भागते कदमों से मस्जिद से निकलते गाड़ी में बैठते हॉस्पिटल की जाने बढ़ा था। आयला की सर्जरी हो चुकी थी, मगर डॉक्टर्स का कहना था कि जब तक आयला को होश नहीं आ जाता
وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 14 گھنٹے آئلہ کے لیے بہت کریٹیکل تھے۔ خطرے سے باہر آئلہ تب ہی ہوتی اگر اس دوران اس کو ہوش آ جاتا اور ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل ہوتی۔ گردیزی ولا سے سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ زیان اور حشام ایک ساتھ وہاں سے داخل ہوئے تھے۔ زیان کے چہرے سے پریشانی اور تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی بنا کوئی بات کیے ڈاکٹرز کی جانب بڑھا تھا۔ فارغ کے ساتھ کھڑی مینہا پہلے ہی آئلہ کی وجہ سے رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی اور اب حشام بے روحی دیکھ کر اسے مزید رونا آ گیا تھا، جس نے مینہا کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مینہا کی نظریں مسلسل حشام پر ٹکی ہوئی تھی جو حیدر صاحب کے پاس کھڑا فل یونیفارم میں ملبوس مینہا کو کافی تھکا اور خفا سا لگ رہا تھا، مگر یہ حیا کہ وہ دشمن جانا صرف اس کا ہے مینہا کو دل تک پرسکون کر گیا تھا۔ زیان ڈاکٹر سے پوچھ کر آئلہ کے روم میں داخل ہوا تھا۔ سرجری کے بعد آئلہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں وہ مشینوں میں جکڑی اس وقت اسے میر سے بالکل بھی غافل تھی۔ زیان نے آئلہ کے پاس بیٹھتے اس کے لیے بے جان پڑے نازک سے سرد ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس پر اپنے ہونٹ ٹکا دیے تھے۔ آئلہ کے پورے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ زیان یکٹک اسے آنکھیں موندے لیٹی آئلہ کی جانب دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تڑپایا تھا نا، اپنی محبت میں بدلہ لے رہی ہو نا مجھ سے؟ اس بات کا ظالم اور سنگ دل تو میں تھا تم سے ہمیشہ میرے حوالے سے بہت نرم۔ زیان کو آئلہ کی تجلیل کیا ایک ایک لمحہ یاد آیا، اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زیان کو آئلہ کے پاس بیٹھے 8 گھنٹے کے اوپر ہو چکے تھے اور اسی دوران مینہا سمیت باقی سب گھر والے بھی باری باری آئلہ کو دیکھ کر جا چکے تھے۔ آئلہ کو ہوش میں نہ آتا دیکھ کر اکرام صاحب کی اپنی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، مگر زیان کو پوری امید تھی کہ آئلہ کو جلد ہوش آ جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے اسی کامل یقین اور سب کی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک 10 گھنٹے کے بعد آئلہ کو ہوش آ گیا تھا۔ آئلہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر زیان اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا تھا جس نے آج اسے اپنی رحمت سے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ ڈاکٹرز آئلہ کا چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ ان کے خطرے سے تو باہر تھی، لیکن ابھی دوائیوں کے اثر کی وجہ سے وہ پوری طرح حواسوں میں نہیں لوٹی تھی۔ اس کے مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس سرجری کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں پڑے۔ سب لوگ اس وقت بہت خوش تھے۔ ڈاکٹرز نے ان سب کو روم میں جانے کی اجازت دے دی، مگر وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، مگر احتیاط کے تحت اس وقت آئلہ کے پاس کوئی بھی صرف زیان، مینہا اور فارغ موجود تھے۔ محبت بھری نظروں سے آئلہ کو دیکھتے مینہا کی نظر اس کے ہاتھ تھام کر بالکل اس کے سامنے بیٹھے ہوئے زیان پر پڑی تھی۔ مینہا کو اتنا تو پتہ چلا تھا کہ زیان آئلہ کو چاہنے لگا، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اس حد تک دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ وہ آئلہ سے فارغ سے بتایا پچھلے 18 گھنٹوں سے زیان بنا کھائے پیے آئلہ کی فکر میں اپنا ہوش بالکل بھلائے بیٹھے ہوئے تھا۔ زیان کی اپنی دوستی کے لیے اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کا دل مسلسل یہی دعا کر رہا تھا کہ آئلہ ہوش میں آ کر بالکل ٹھیک ہو اور اب اس کی پیاری دوست بہت ساری آزمائشیں پیچھے چھوڑ کر ایک پرسکون اور محبت بڑی زندگی گزار سکے، جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی تھی، جس پر اس کا بھی حق تھا۔ آئلہ نے کافی دیر اپنے میر کو تڑپانے کے بعد آخرکار مکمل ہوش میں آتے آنکھیں کھول دی تھی۔ زیان کی بےتاب نظریں آئلہ پر جمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کے متعلق آئلہ کی بینائی بالکل ختم ہو سکتی تھی یا دماغی طور پر مفلوج ہو سکتی تھی۔ آئلہ کو ہوش میں آتے بالکل چت لیتے چھت کی جانب دیکھتے پا کر زیان کا دل سکڑا تھا۔ میر، میں زندہ ہوں۔ آئلہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں سب کچھ ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیان اٹھ کر آئلہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے بےتابی سے بولا تھا، جس کے جواب میں آئلہ کا اس بات میں جواب سنتے ہی ساری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خود کو ایک دم پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میر، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میر، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ سب سچ ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کوئی حسین خواب لگ رہا ہے۔ آئلہ خود کو اپنے بالکل ٹھیک ہونے اور زیان کے اپنے پاس دیکھ بے انتہا خوش تھا۔ مینہا حشام کی تلاش میں آئلہ کے روم سے نکل آئی تھی، کیونکہ اندر سب موجود تھے سوائے حشام کے۔ وہ 10 منٹ کے لیے ہی اندر آیا تھا اور آئلہ کے حال احوال پوچھ کر واپس باہر نکل گیا تھا۔ مینہا کا دل اپنے روٹھے پیا کو دیکھ کر بہت بوجھل ہو رہا تھا اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مینہا حشام کے سامنے موجود ہو اور وہ اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرے، اور یہ بات مینہا کی آنکھیں بار بار نم کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور حشام کی دی گئی یہ سزا تو بہت چھوٹی تھی۔ مینہا حشام کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی جب اسے دائیں طرف سے حشام فون کان سے لگائے باہر کی جانب
जाता नजर आया था। मिन्हा तेज कदमों से चलते हशाम के पीछे बढ़ी थी। हशाम फोन बंद करता, उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करता पलटा था, मगर अपने पीछे मौजूद मिन्हा पर एक नज़र डालकर हशाम उसे नज़रअंदाज करता हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर निकलता पार्किंग की जानिब आ गया था। प्लीज़ हशाम, एक बार मेरी बात तो सुने। मिन्हा तेज तेज चलकर हशाम के बिल्कुल सामने आती पूरी सांसों के साथ बोली थी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से। हशाम ने मिन्हा को बाजू से पकड़कर साइड पर कर दिया था। हशाम के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देखकर मिन्हा खौफजदा हुई थी। हमेशा हशाम ने उसके साथ नरम रवैया ही रखा था, इसलिए वह हशाम के इस रूप से नावाकिफ़ थी। हशाम, मेरी बात तो सुने प्लीज़, मैं जानबूझकर नहीं किया, यह सब मुझे उन्होंने ब्लैकमेल किया था और मैं मजबूर थी उस टाइम। मिन्हा एक बार फिर हशाम के सामने आती बेचारगी से बोली थी, लेकिन हशाम के चेहरे की सख्ती देखकर एकदम से वो थम कर रह गई थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर वो गुस्से में हो सकता है। हशाम, मेरी बात तो सुने, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ हशाम, इतनी मजबूर थी तो कि तुम समझ लिया कि तुम्हारा शौहर इतना कमज़ोर और बुज़दिल इंसान है कि कोई भी आए और उसे नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। कल को अगर कोई भी इस तरह आकर तुम्हें धमकी देगा, तब भी तुम ऐसे ही चोरे छुपे घर से निकलकर खुद ही उसके हवाले कर दोगी। तुम्हें मेरे ज़ोर बाजू पर ज़रा भी यकीन नहीं है। हशाम मिन्हा की बात के जवाब पर गुस्से से फट चुका था। किसी के कहने पर नहीं, तुम सब के से कैसे बोल सकती हूँ। हशाम ने अपने मोबाइल में मौजूद मिन्हा की रिकॉर्डिंग करवाई गई वीडियो उसके सामने करते, जो हशाम को रफ़ीक नियाज़ी को गिरफ्तार करते मिली थी। वीडियो में बोले जाने वाले अपने ही अल्फाज पर मिन्हा सर झुका लिया था। मैं भी कितनी खुशफहमी में जी रहा था ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझ पर एतमाद और भरोसा है तुम्हें, मगर अच्छा हुआ तुम्हारी कल वाली हरकत हर बार क्लियर कर देगी। हशाम मिन्हा पर एक बेतासुर नज़र डालता साइड पर होता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। हशाम के अल्फाज मिन्हा कुछ को बोलने की काबिल ही नहीं थी। उसने गलती की थी, शायद इतनी बड़ी गलती की थी कि उसकी सज़ा तो बनती थी, और वो चाह कर भी उसको मना नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। हशाम का दिल तोड़ा था। हशाम मिन्हा हशाम उस वक़्त खुद से कोसों दूर पर महसूस हुआ था, जिसे मनाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो आंखों में नमी लिए वहाँ से हट गई थी। आयला ने अगले दिन ही अच्छा खासा शोर डाल दिया था कि उसे हॉस्पिटल नहीं रहना बल्कि घर जाना है, जिस पर ज़ियान उसकी ज़िद के आगे हार मानते हुए डॉक्टर से बात की थी, जिनका कहना था कि सर्जरी के बाद आयला की रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जानी थी, मगर एक हफ़्ता आयला को मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। ज़रा सी बेएहतियाती भारी पड़ सकती थी। बहुत सारी हिदायत के साथ ही डॉक्टर ने आयला को डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी थी। आयला ज़ियान का ये मोहब्बत भरा रूप देखकर खुशी से पागल हो रही थी और उसे बिल्कुल भी किसी कांच की गुड़िया की तरह बहुत ट्रीट कर रहा था। मेरी बेटी हमेशा खुश और सलामत रहो, दुनिया की हर खुशी नसीब हो तुम्हें। इकराम साहब तबीयत खराब होने के बावजूद भी कल से आयला के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। उस वक़्त भी वो ज़ियान को आयला के घर में ले जाता देख कर वापस अपने घर के लिए जाने के लिए राज़ी हुए थे, लेकिन आयला ने अपने ज़ियान के साथ ही जाने के लिए ज़िद की थी। वो चाहती थी कि ज़ियान उसे अपने साथ ले जाए। आयला कल से ये बात नोट कर रही थी कि फुल टाइम उसके पास मौजूद थे और उसके सामने नहीं आ रहे थे। शायद इसकी वजह यही थी कि आयला उन्हें देखकर ज़रा सा भी किसी बात की टेंशन लेकर अपनी तबीयत ख़राब न कर ले। आयला की पेशानी चूम कर इकराम साहब उसे दुआ देते पलटे थे। आयला उसका जर्द बीमार चेहरा आराम से नोट कर सकती थी। आयला खुद को गुस्सा आने लगा था, जैसे भी थे जो भी सलूक उनके साथ रवा रखा था, मगर थे तो उसके डैडी ना, जिनके साथ उसने बेरुखी और लातलकी दिखा ना। आयला को बहुत गलत लगा था जब ऊपर वाले उसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और आजमाइशें ख़त्म कर दी थी। उसे ज़ियान की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से नवाजा था, तो वो क्यों पिछले बुग़्ज़ और नफ़रत में दिल रखे हुए थी, और अब उसके आगे ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होकर जीना चाहती थी, जहाँ नफ़रतों का नामो निशान भी ना हो। इसलिए आज उसने पिछली सारी बातों को बुलाकर खुले दिल से इकराम और फाहरा बेगम को माफ़ कर दिया था।